सॉरी, माइक ऑन नहीं थी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग हमारे सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और इकोनॉमिक्स आप लोग को बेसिक चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी थ्योरेटिकल क्लास, उसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो कि आज थर्ड डे है। और इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेशन देखा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, और आज उसका तीसरा पार्ट है। हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने क्लास पढ़ा था अपना लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, और डिमांड फंक्शन से, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे भी गए हैं, और जो नए क्वेश्चन जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी उससे जो नए क्वेश्चन बने वो आज सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पेड बैच भी हम लोग का चल रहा है, सफलता बैच, जो 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। वहाँ भी आप लोग इनरोल होके अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को स्ट्रेटजी के साथ और स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ वहाँ क्लासेज आपको चल रही है, वहाँ भी आप इनरोल हो सकते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार मांग मार्केट डिमांड से आशय है। अब इसमें आप लोग को जो सही आंसर लगेगा वो बताएंगे। किसी एक उपभोक्ता की मांग होती है, किसी एक विक्रेता की मांग होती है, बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली कुल मात्रा होती है, या फिर ऑप्शन डी सरकार द्वारा की गई मांग होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएं। मार्केट डिमांड से तात्पर्य वो होता है कि जो बाजार के सभी उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो डिफरेंट प्राइस पे अपनी डिमांड कर सकते हैं, और वो टोटल जो क्वांटिटी है उससे होता है। तो मार्केट डिमांड का मतलब हो गया कि बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली कुल मात्रा होती है। हम लोग जब मार्केट डिमांड पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल डिमांड होते हैं, वो सारे इंडिविजुअल डिमांड को जब हम लोग जोड़ते हैं तो बनता है मार्केट डिमांड। तो विभिन्न कीमतों पे मांगे जाने वाली कुल मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कह रहा है कि बाजार मांग फलन मार्केट डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, में निम्न में से कौन सा चर शामिल नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा चर शामिल नहीं है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, बारीक से पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चे वही गलती करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे नहीं होती है ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ दिया है, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी जहाँ पे नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन टिक करके चले जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा चर शामिल नहीं होते हैं। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, या फिर उत्पादन लागत। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उत्पादन लागत है ये मार्केट डिमांड फंक्शन में नहीं हो। हम लोगों ने वस्तु की कीमत प्राइस पढ़ा, रिलेटिव वस्तुओं की कीमत यहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने, उपभोक्ता की आय भी देखा हम लोग, कंज्यूमर की इनकम भी देखा, लेकिन उत्पादन लागत यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये नहीं का आंसर ये होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मार्केट डिमांड फंक्शन में की किसका प्रतीक है। ठीक है, कि किसका प्रतीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार पूरा फंक्शन, पूरा फैक्टर रिकॉल करा देगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके फैक्ट पे हैं, और ये आपको एक तरीके से फ्रेश कर देगा, जो भी तक आपने पढ़ा उसको, कॉन्सेप्ट को पुनः क्लियर कर देगा। और ये भी देखने को मिलेगा आपको कि हम कितना उस क्लास से सीख पाए। तो चलिए इसका फटाफट आंसर करिए कि मार्केट डिमांड में जो फंक्शन टी है वो किसका प्रतीक होता है।
यहाँ पे हम देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी की हम बात करते नहीं है, टैक्स की बात होती नहीं है, टाइम की भी नहीं बात कर रहे थे। जो टी हमारा फंक्शन में दिया जाता है वो होती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस से मतलब होता है हमारा किसी उपभोक्ता का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है, इससे मार्केट डिमांड रिलेट कर पा रहे थे हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है मार्केट डिमांड फंक्शन में एन का अर्थ क्या है? नेशनल इनकम है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, नॉर्मल गुड्स है या फिर नेट इनकम है? 1 मिनट की टाइम आप लोगों के लिए। देखिए जब मार्केट डिमांड फंक्शन हम पढ़ रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि नेशनल इनकम से हमारा कोई उसमें रिलेटेड नहीं था, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और डिफरेंट गुड्स से भी मतलब नहीं था हमको। जो नेट इनकम थी वहां पे हम नहीं देख रहे थे। हम एन का मतलब जो है मार्केट डिमांड में इसका नंबर ऑफ कंज्यूमर से रिलेट कर रहे थे। हम देख रहे थे कि जब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो वहां पे जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ते हैं वैसे वहां पे डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे एन का अर्थ हुआ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मांग और वस्तु की कीमत के बीच कौन सा संबंध होता है? बहुत सही क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है कि वस्तु की मांग बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है, या फिर समानुपाती देखने को मिलता है कि जैसे जैसे मांग बढ़ी वैसे कीमत बढ़ रही है, या फिर विपरीत मिलता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है कोई संबंध नहीं होता है? आप लोग अपने को बचने के लिए आप लोग लास्ट ऑप्शन लगा के जा सकते हैं कि कोई संबंध नहीं होता है। नहीं साथियों, ये आंसर गलत है। डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं देखने को मिलता, ना ही हमको समानुपाती देखने को मिलता। हमको मांग और कीमत, ठीक है, यहाँ पे केवल ये चाहिए डिमांड और प्राइस। तो डिमांड और प्राइस जब भी हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है हमको, इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है। जब हम यहाँ पे फिगर बना रहे थे, डायग्राम बना रहे थे, तो हम ये देख रहे थे जो डिमांड है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और प्राइस अगर हम ये ओ ले लें, Q1 ले लें और P ले लें, तो अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं P0 से P1 कर दें, यहाँ पे प्राइस बढ़ाने से हमारा क्वांटिटी क्या हुआ, वो Q2 हुआ Q1 से, मतलब इधर लेफ्ट की साइड आ रहा है, मतलब घट रहा है। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी घट रही है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है, विपरीत है। इसका ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सामान्यतः बाजार मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। कह रहा है इफ एनी गुड प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज देन जनरली मार्केट डिमांड इज इंक्रीज, डिक्रीज, स्टेबल और फर्स्टली इंक्रीज आफ्टर देन डिक्रीज। इसका ऑप्शन क्या होगा? जब प्राइस बढ़ रही है तो बाजार की मांग जो होगी वो घटेगी घटेगी। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड घट रही है, तो यहाँ भी यही होगा, ऑप्शन बी, प्राइस घटेगा। यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग बढ़ जाती है, यह उदाहरण किसका है? क्या ये पूरक वस्तुओं का है, स्थानापन्न वस्तुओं का है, गिफेन वस्तु का है, या फिर हीन वस्तु का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दे रहा है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दूसरा क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ऑप्शन 3 कह रहा है कि ये गिफेन गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है। आप लोग किसके साथ जाएंगे? चाय की कीमत बढ़ जाए, मतलब अगर चाय की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम होगी, लेकिन कॉफी की मांग बढ़ गई क्योंकि कॉफी की उतनी प्राइस थी, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, ये स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सब्स्टिट्यूट वस्तु का युग्म है? अभी हमने पढ़ा
किसको एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? कार और पेट्रोल, क्या ये सब्स्टिट्यूट है? चाय और चीनी सब्स्टिट्यूट्स हैं? चाय या कॉफी, या फिर प्रिंटर और पेपर? तो अभी हमने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक की मांग बढ़ने से, एक की कीमत बढ़ने से दूसरा का मांग बढ़ जाता है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। मतलब अगर हम चाय पी रहे हैं तो चाय की जगह अगर हम कॉफी पीते हैं तो मिलने वाली संतुष्टि लगभग लगभग उतनी होगी। तो इसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। क्यों? क्योंकि चाय का भी काम वही है, कैफीन, और कॉफी का भी। तो हम इसको कहते हैं कि स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण चाय और कॉफी है। कार, पेट्रोल, चाय, चीनी और प्रिंटर, पेपर, अभी हम इसको नहीं समझाएंगे क्योंकि इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको देखने को मिलेगा, तो वहां से आप लोग इसको देखेंगे। अभी आ गया, कौन सी पूरक कंप्लीमेंट्री वस्तु का युग्म है? ठीक है, इसीलिए मैंने अभी कम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको नहीं समझाया था कि तुरंत यहाँ समझा देंगे तो आप आंसर कर देंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा कम्प्लीमेंट्री गुड्स है? चाय या कॉफी? चाय और कॉफी को तो हम लोग देख लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पेप्सी, कोका कोला। पेप्सी का काम वही है, चिल्ड, हमको मूड फ्रेशर के लिए, और कोका कोला का भी काम वही है। कार और पेट्रोल, या फिर मक्खन और जैम, ये भी नहीं होगा। कार और पेट्रोल पूरक होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार का रहने से कोई मतलब नहीं है। या फिर अब उसके साथ अभी आप लोग दिमाग मत लगाइए कि सर इस समय इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी अवेलेबल है, तो पेट्रोल रहे या ना रहे उससे हमको यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, इस बेस पे, इसी पे इसका उदाहरण बना है। तो यहाँ पे जो कार और पेट्रोल है वो पूरक वस्तु माना जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल रहेगा और कार नहीं रहेगी तो पेट्रोल का यूज नहीं है। अगर कार है, पेट्रोल नहीं है, तो कार का यूज नहीं है। तो इसलिए इसको कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अभी इसका आप ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन आ गए हैं, या फिर बैटरी आ गई है, या फिर ई कार्स आ गए हैं तो कार चल सकता है, तो पेट्रोल होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं मानेंगे। नहीं, इसका एग्जाम्पल इसको हमने आपके क्लास में पढ़ाया, तो उसके हिसाब से ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कार की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, यदि कार की कीमत बढ़ जाए तो पेट्रोल की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या फिर दोगुनी हो जाएगी? अगर कार की प्राइस बढ़ जाए तो जो पेट्रोल की मांग है वो घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब कार की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम होने लगेगी। हमने पढ़ा ना, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जैसे कार का प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होने लगा, तो पेट्रोल का क्या मतलब रहेगा? अब पेट्रोल भी कम होगा, डिमांड। क्यों? क्योंकि जब कार का ही डिमांड कम हो गया, कार नहीं अवेलेबल है, कम अवेलेबल है, तो पेट्रोल हम क्या करेंगे? तो पेट्रोल का भी डिमांड कम होगा, मतलब घटेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 11th नंबर। समान वस्तुएं नॉर्मल गुड्स के लिए आय बढ़ने पर मांग, समान वस्तुएं नॉर्मल गुड्स के लिए आय बढ़ने पर मांग घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या फिर समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका होगा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स है, अगर हम आय बढ़ती है किसी कंज्यूमर का, तो जो नॉर्मल गुड्स है उस पर एक्सपेंड करते हैं और उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। ठीक है, जब हम लोग हमारा इनकम, जो सैलरी बढ़ती है, जो हम जो एग्जाम्पल दिए थे कि जब सैलरी हमारी 50,000 से 80,000 होती है, तो जो हम लोग क्लॉथ्स हैं वो ब्रांडेड की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12th।
इन वस्तुओं इंफीरियर गुड्स के लिए आय बढ़ने पर मांग क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर दोगुनी हो जाएगी? इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएं। ये घटने लगेगी, क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स है। जैसे आय बढ़ेगी, हम खराब वस्तुएं, हीन वस्तुओं को छोड़ के हम लोग अच्छे वस्तुओं की खरीदारी करने लगेंगे, तो क्या होगा कि इसकी हीन वस्तुओं की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। चोट लग गई है यार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है कि सभी हीन वस्तुएं गिफेन वस्तुएं होती हैं, सभी गिफेन वस्तुएं हीन वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है समान वस्तुएं ही गिफेन वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन डी कह रहा है गिफेन वस्तुएं समान वस्तुएं होती हैं। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? हम लोग पढ़े थे कि जो all given goods are inferior goods but all inferior goods is not the given goods। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट है कि सभी गिफेन वस्तुएं ही हीन वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफेन वस्तुओं की प्रमुख विशेषता क्या होती है। कह रहा है कि जो गिफेन गुड्स हैं उनका मेजर जो यहाँ पे विशेषता है, क्वालिटी है, वो क्या होगी यहाँ पे? सॉरी। कीमत बढ़ने पे मांग घटती है, कीमत बढ़ने पे मांग बढ़ती है, आय बढ़ने पे मांग बढ़ती है, कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके साथ जा रहे हैं आप लोग? कीमत बढ़ने पे मांग भी बढ़ती है, इसीलिए वो गिफेन गुड्स है। जब गिफेन गुड्स का हम लोग देख रहे थे तो हम लोग नॉर्मली जो हमारा डिमांड कर रहता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन जब हम लोग गिफेन गुड्स की बात करते हैं तो हमारा डिमांड कर क्या होता है, वो अपवर्ड की तरफ हो जाता है। प्राइस बढ़ने पे यहाँ पे मात्रा भी बढ़ने लगती है, क्वांटिटी भी बढ़ता है। P1 पे Q1 था और P2 पे Q2 हो गया, मतलब प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई, मांग भी बढ़ गई। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाजार मांग का निर्धारण नहीं करती है। ये नहीं वाला क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन दिखे 1 सेकंड का पॉज लेंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, उसके बाद से आंसर का एनालिसिस करेंगे। हड़बड़ी में ये नहीं देख लेंगे कि क्वेश्चन तो इजी है तो उसका तुरंत आंसर कर दिया, नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग 1 सेकेंड में इसको लगा दिए होंगे क्वेश्चन। हम इसके पहले वाले भी क्वेश्चन देखें। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट में कोई रोल अदा नहीं करता है। तो इंटरेस्ट रेट जो होती है वो बाजार के मांग निर्धारण में नहीं काम आता है। मतलब क्या कहें कि टेस्ट और प्रेफरेंस आता है निर्धारण में, पॉपुलेशन भी देखें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। तो नहीं का क्वेश्चन का आंसर ये निगेटिव हो गया, यहाँ पे ये इसके साथ जाएंगे। ऑप्शन 16 कह रहा है कि उपभोक्ताओं की रुचि एवं पसंद में परिवर्तन से क्या परिवर्तन होगा। केवल कीमत बदलेगी, केवल पूर्ति बदलती है, बाजार मांग प्रभावित होगी, या फिर उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगर कंज्यूमर की जो पसंद है वो अगर बदल जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कीमत बदलती है, नहीं। केवल पूर्ति बदलेगी, नहीं। बाजार मांग प्रभावित हुई, क्यों? क्योंकि ये एक डिटर्मिनेंट, एक फैक्टर था हमारा। जब हम डिमांड मार्केट डिमांड का फंक्शन पढ़ रहे थे तो रुचि एवं पसंद ये हमारा एक फैक्टर था जिसके चेंज होने से बाजार की मांग प्रभावित
हो सकती है, हो जाती है। तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ने पर सामान्यतः बाजार मांग घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, समाप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम इजी से भी इजी है, हलवा है। जनसंख्या जब बढ़ने लगी, मैंने बताया था क्लास में कि जब हम लोग मार्केट डिमांड पढ़ रहे हैं, तो किसी भी मार्केट, किसी भी एरिया में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगती है। तो उनकी जो आवश्यकता वाली वस्तु होंगी उनकी डिमांड बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे बाजार मांग क्या होगा, वो बढ़ती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कॉलोनी में 20 घर रहते हैं, 20 हाउस होल्ड है, और वहां पे एक ग्रोसरी का स्टोर है। तो उस स्टोर पे वो 20 हाउस होल्ड के लोग ही जाएंगे परचेज करने। लेकिन अगर उसी कॉलोनी में 20 और नए घर बन गए तो जो ग्रोसरी के साथ थी उसमें 40 लोग जाएंगे परचेजिंग करने। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ता नजर आएगा, जो बढ़ गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम लोग जब चुनाव होती थी वहां पे न्यूज चैनल वाले अपना वो एनालिसिस करते हैं कि कौन कहाँ पे जीत रहा है, कौन कितना हार रहा है, वो कुछ ऐसा सेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आय का समान वितरण किससे बढ़ाता है, किसे बढ़ाता है, ठीक है, किसे बढ़ाता कह रहा है। उत्पादन लागत को, क्रय शक्ति को, या फिर कर को, या फिर बेरोजगारी को। प्रोडक्शन कास्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परचेजिंग पावर, ऑप्शन सी टैक्स, एंड ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें किसके साथ आप लोग जा रहे हैं, फटाफट लिखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। उत्पादन लागत से यहाँ कोई मतलब नहीं था, टैक्स से भी कोई मतलब नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट से भी मतलब नहीं था। जब हम लोग आय का वितरण देख रहे थे, ये क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। जब आय का वितरण समान होगा, लोगों के पास इनकम होगी, लोग क्रय शक्ति बढ़ेगा, लोग मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, परचेज करेंगे, तो परचेजिंग पावर हमारा बढ़ेगा। नाइनटीन क्वेश्चन कह रहा है कि मांग वक्र के नीचे की ओर ढलान का प्रमुख कारण क्या है। जो डिमांड कर्व होती है हमारी, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे आप लोग बताएं। जो डिमांड कर्व है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है। सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, या फिर बढ़ती सीमांत उपयोगिता। और यहाँ पे नहीं है, देखिए मैंने भी मिस्टेक कर दिया। अभी आप लोगों को मैं समझा रहा था इसमें से कौन सा सही होगा, और मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन नहीं दिखे या फिर क्वेश्चन जब आसान दिखे तो थोड़ा सा उसको ध्यान से आपको पढ़ना होता है। मुझसे भी ये मिस्टेक हो गई, मैंने नहीं नहीं ध्यान दिया। अब लोग बताइए कि मांग वक्र के नीचे की ओर ढलान का प्रमुख कारण नहीं है, सीमांत उपयोगिता ह्रास होगा यहाँ पे, ठीक है, ह्रास नियम है, आय प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, या फिर ऑप्शन डी बढ़ती सीमांत उपयोगिता है। तो हम लोग देख रहे थे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ मार्जिनलिटी तो था ही था, ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल, ये आय प्रभाव भी था, प्रतिस्थापन प्रभाव भी था, बढ़ती सीमांत उपयोगिता नहीं था, मतलब नहीं का ये ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी था, ठीक है। ये था इनकम इफेक्ट, ये भी था सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ये भी था, ये ऑप्शन नहीं था, मतलब ये चीज नहीं है, बढ़ती सीमांत उपयोगिता नहीं होगी। तो ये आंसर यहाँ पे सही जाएगा। अब आते हैं निम्न में से कौन मांग वक्र के नीचे
ढलने का कारण है, मतलब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है उसका क्या कारण हो सकता है? इनकम इफेक्ट, ठीक है, ये भी कारण है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये भी कारण है। अधिक उपभोक्ताओं का बाजार में प्रवेश, ठीक है, जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक आएंगे बाजार में प्रवेश करेंगे, तो ये भी एक रीजन होता है डिमांड वक्र के नीचे जाने का। उपयुक्त सभी, यानी जो ऑप्शन डी है वो हमारे लिए ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। कितने लोग ऑप्शन डी लगा रहे हैं? बढ़िया है, ऑप्शन डी के साथ। 21st क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन मांग के नियम का अपवाद है? एकदम आपको जैसे ही अपवाद वर्ड दिखा होगा आप तुरंत रिकॉल कर लिए होंगे। समान वस्तुएं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, आवश्यक वस्तुएं, और क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। तो जब हम मांग नियम का अपवाद पढ़ते हैं तो वहां पे बच्चों क्या जाता है, गिवन वस्तु जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिमांड ग्राफ बनाते हैं तो जब हम इसमें डिमांड का कर बनाते हैं तो ये हम लोग डाउनवर्ड ना बना के अपवर्ड कर बनाते हैं, तो ये हमारा एक अपवाद है। क्यों? अभी देखिए, ये प्राइस, किसी वस्तु की प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है। अगर अभी तक हम लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ रहे थे कि जैसे ही प्राइस किसी वस्तु की बढ़ती है तो मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होने लगती है, तो यानी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी और बढ़ गई, मतलब ये एक अपवाद का काम यहाँ पे कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब आते हैं अपने, निम्न में से कौन मांग के नियम का अपवाद नहीं है? इसमें अपवाद नहीं है। हम ये पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा अपवाद है, फिर देखते हैं कि अपवाद कौन नहीं है। वेवलेंट गुड्स अपवाद के रूप में मानते हैं। स्पेकुलेटिव गुड्स ये भी अपवाद के रूप में मानते हैं। इमरजेंसी गुड को भी हम लोग अपवाद गुड के रूप में मानते हैं। ये सारे जो हैं ये अपवाद के रूप में होते हैं। हम लोगों ने अपनी क्लास में इसको बखूबी डिस्कस किया था। लेकिन जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ये हमारा अपवाद नहीं होते हैं, मतलब इनका जो डायग्राम होगा ये हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गुड्स प्राइस बढ़ने से उसकी मात्रा कम होगी, प्राइस घटने से मात्रा बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। नॉर्मल गुड्स इज द राइट आंसर। 23 क्वेश्चन करें जब केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा बदलती है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पे हम लोग मूवमेंट और शिफ्टिंग की बात करेंगे। जो हम लोगों ने डिमांड में मूवमेंट और शिफ्टिंग पढ़ी थी वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग का PYQ भी है। जब केवल, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रही तो बदलती, उसे क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड हम ये देख रहे थे कि जब वस्तु की कीमत को हम लोग कांस्टेंट रख दे रहे थे और अदर फैक्टर जब काम कर रहा था तब हम लोग कहते थे कि ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम लोग प्राइस की, केवल प्राइस के बदलने से जब क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूवमेंट इन डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखे थे कि जब ग्राफ में ये सिचुएशन था तो अगर प्राइस के वजह से चेंज हो रही थी तो ये जो कर्व था, ये जो डिमांड जो कर्व था वो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड हो रहा था अपने ही जगह पे।
तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें मूवमेंट करते, शिफ्टिंग नहीं हो रहा था, ये आगे पीछे लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा था। यदि वस्तु की कीमत स्थिर रख दें, ठीक है, प्राइस स्टेबल रख दें, लेकिन आय बदलने से मांग बदल जाए, तो इसे क्या कहेंगे? अब वही बात आ गई अभी तुरंत, अभी हम लोग कह रहे थे कि जब प्राइस चेंज होने से वस्तु बदल रही थी उसको मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइस को यहाँ पे कांस्टेंट रख दें हम, और जो अदर फैक्टर है उस अदर फैक्टर में अगर किसी कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड होगा नहीं, ये सारा दोनों मूवमेंट का हो गया, शिफ्ट इन डिमांड होगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, शिफ्ट इन डिमांड। ये जो हमारा डिमांड कर्व था ये प्राइस पे फिक्स थी, और लेकिन इनकम जो चेंज हो रही है उससे जो डिमांड बढ़ रहा है वो राइट रादर ये हमारा शिफ्ट कर गया, इसको हम कहते थे कि ये शिफ्ट होके डिमांड सेम प्राइस पे Q1 से बढ़ के अब Q2 हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम इसका बदल गया। निम्न में से कौन मांग में गति मूवमेंट इन डिमांड का प्रकार है? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड। हम लोग जो मूवमेंट इन डिमांड में पढ़े थे वो 2 पॉइंट जो पढ़े थे उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। अब बताइए इसमें कौन सा है? हमने एक पढ़ा था एक्सटेंशन और दूसरा पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन। अब आइए देखते हैं 26 क्वेश्चन। निम्न में से कौन मांग में शिफ्ट इन डिमांड का प्रकार है? क्वेश्चन को एक सेकेंड आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए। कभी भी देखिए जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, आप हड़बड़ाइए नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान, हम इसको तुरंत कर जाएंगे, नहीं। पहले क्वेश्चन को एक बार देखिए, जब क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, जब क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद से एक बार आप जितने ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए और ये सोचिए कि इसमें से क्या नहीं हो सकता। जो नहीं होगा उसको काटते चले जाइए और जो होगा वो उसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी क्वेश्चन मिले, आसान मिले, मॉडरेट मिले या फिर थोड़ा हार्ड मिले, तो आपको हड़बड़ी नहीं मचानी, टाइम लेके समझना है। हार्ड क्वेश्चन भी जो कभी कभी होते हैं, जब उसको हम 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लेके समझते हैं, अपने चीजों को रिलेट करते हैं, उससे रिकॉल करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन का आंसर हमको उसमें मिल जाता है। तो कभी भी आसान और कठिन प्रश्न देख के हड़बड़ाना नहीं है। पूछ रहा है कि मांग में स्थानांतरण शिफ्ट इन डिमांड के प्रकार हैं। हम लोग मूवमेंट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड का दोनों का दो दो प्रकार पढ़े थे। तो इसमें जो शिफ्ट का पूछ रहा है वो कौन सा प्रकार है? एक्सटेंशन डिमांड मूवमेंट में था, कंट्रैक्शन डिमांड मूवमेंट में हो रहा था, जो इंक्रीज डिमांड हो रहा था वो और था शिफ्ट में, और दूसरा क्या था? जो दूसरा था वो था डिक्रीज। मूवमेंट इन डिमांड तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सब लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे। आई नो, आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए 27 क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक ले हम लोग ने 26 क्वेश्चन किया और सारे के सारे हमारे प्राइवेट टॉपिक से थे, और क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, और क्वेश्चन पीवाईक्यू से भी रिलेट किए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जा रहा है इस क्वेश्चन को करने से, पूरी माइंड एक बार वाइब्रेट कर जा रही है उस सारे क्वेश्चन देख के कि हम लोगों ने कौन सा कहाँ कैसे पढ़ा था। कह रहा है कि यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ने के कारण, ठीक है, ध्यान से एक एक चीज पेंसिल या पेन ले रही है अपने, ये सारे क्वेश्चन कराने का मतलब यही है, हमारा तात्पर्य ये कि कैसे हम
एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो प्रेशर जो बनता है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि हमको कम समय में उसका सही आंसर मिल जाए और ज्यादा हमको उसमें दिमाग उलझाने की जरूरत न पड़े। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का तात्पर्य यही होता है। आता सभी को सब कुछ है, लेकिन जब क्वेश्चन हॉल में बैठते हैं, जब प्रेशर बनता है, उससे बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ने, कुछ चीजें जो पॉइंट होती है वहां पे आप अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे आय बढ़ने के कारण किसी सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? अब ये आय की बात कर रहे हैं, मतलब इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकम की बात कर रहा है। तो अब देख लीजिए कि इनकम बढ़ने से क्या क्या फैक्टर्स से यहाँ पे रिलेट कीजिए कि प्राइस अगर कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, या फिर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ रहा है, तो कौन सा गुड्स होगा? ये कह रहा है कि इनकम बढ़ने का किसी समान वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहता है? इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, तो जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ने से नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। कंट्रैक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ने से नहीं हो रहा है, प्राइस को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन डी भी है, ये भी डायरेक्ट बोल दिया कि मूवमेंट इन डिमांड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी है हमको दिख रहा है, इंक्रीज इन डिमांड, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करने का ये भी एक तरीका हो गया। जैसे हम पढ़ लिए इनकम बढ़ रही है, यहाँ पे आपको क्या कर दिए, इनकम आपका इंक्रीज हुआ, ठीक। तो जब इनकम इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मूवमेंट की बात करते थे, हम लोग कहते थे कि प्राइस बढ़ रहा है, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है। तो जब यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट हो गया। तो जब प्राइस कांस्टेंट हो गया, मतलब ये मूवमेंट इन डिमांड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस जब बढ़ता था या घटता था तो मूवमेंट इन डिमांड होता था, लेकिन जब यहाँ पे प्राइस ही कांस्टेंट हो गया तो मूवमेंट इन डिमांड होगा नहीं। तो जो भी मूवमेंट इन डिमांड के जो पॉइंट थे उसको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। एक्सटेंशन क्या था? मूवमेंट डिमांड का था, इसको एलिमिनेट किया। कॉन्ट्रेक्शन क्या था? मूवमेंट डिमांड का था, ये तो डायरेक्ट ही पूछ दिया कि मूवमेंट इन डिमांड है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो जो ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन नंबर सी, वही हमारा इसका सही ऑप्शन हुआ, सही आंसर हुआ। ऑप्शन 28 तरफ देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक सप्लाई फंक्शन का निर्धारण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ये नहीं है, ठीक है। जो सप्लाई फंक्शन हम लोग देखे थे उसमें से इसका कौन सा एक फैक्टर है जो निर्धारण नहीं है? वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, या फिर तकनीकी। कि देखिए जब हम लोग सप्लाई फंक्शन पढ़ रहे थे, तो जो सप्लाई फंक्शन थी तो वहां पे गुड्स का प्राइस भी हम लोग देखे थे, ठीक है, वहां पे गुड्स प्राइस भी देखे थे। उत्पादन साधनों की कीमत भी हम देख रहे थे, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वहां पे कीमत भी देख रहे थे। तकनीक भी हम लोग देख रहे थे, क्यों? क्योंकि सप्लाई की बात करें तो हम लोग तकनीक भी देख रहे थे। जो हमको वहां पे नहीं मिला वो था उपभोक्ता की रुचि। यहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट को निर्धारक नहीं माना जाता है, कंज्यूमर के टेस्ट को यहाँ पे निर्धारक नहीं मानता है, मतलब उपभोक्ता की रुचि जो ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पे। ये सारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29। समझिए क्वेश्चन, देखिए एक बार। सप्लाई फंक्शन में पी आई का अर्थ है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ इनपुट, पॉपुलेशन, या फिर प्रॉफिट।
उस क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं आप, ये देखिए। प्राइस ऑफ कमोडिटी में पी आई नहीं था, ठीक है, ये नहीं होगा। प्राइस ऑफ इनपुट की हम बात करते हैं, पॉपुलेशन तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर है वो है प्राइस ऑफ इनपुट। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने 30। सप्लाई फंक्शन में जी किसका प्रतीक है? सारे प्रतीक ही पूछ दोगे भाई। गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे इसमें। गुड्स ये तो होगा ही नहीं, ग्रोथ ये भी नहीं देखे थे हम लोग, ग्लोबलाइजेशन पढ़े नहीं थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी सप्लाई फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल इसका फैक्टर एक होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब पूछ रहा है कि सप्लाई फंक्शन में ई का, अरे भाई साहब सारे के सारे आप अर्थ पूछ दी। एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेंडिचर। फटाफट आंसर कीजिए, कुछ ज्यादा ही आसान दे दिया क्वेश्चन। एक्सपोर्ट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देखे थे हम लोग, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देख रहे थे हम लोग, ठीक है, और एक्सपेंडिचर ये भी नहीं देख रहे थे, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब मत पूछना भाई, अब आज से पूछे हैं, प्रतीक तो पूछना बंद कर दिया। पूछ रहे हैं कि पूर्ति, सप्लाई से आशय खरीदने की इच्छा, बेचने की इच्छा एवं क्षमता, केवल उत्पादन, केवल भंडारण। बताइए भाई, आप लोग बताइए इसका क्या आशय है फटाक से। अभी तक प्रतीक पूछ रहे थे, अब आज से पूछ रहे हैं, बताइए। खरीदने की इच्छा होगी, बेचने की इच्छा क्षमता होगी, या फिर केवल उत्पादन, केवल भंडारण। खरीदने की इच्छा तो डिमांड में जाएगी, केवल उत्पादन ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ तो सम होगा नहीं, केवल के आगे पहले ही केवल भंडारण ये भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, बेचने की इच्छा, इच्छा के साथ साथ क्षमता दोनों जब होगा तब हम कहेंगे कि ये हमारा सप्लाई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 33 क्वेश्चन 33। पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत और पूर्ति के बीच संबंध होता है, ये पूछ रहा है सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसमें प्राइस और सप्लाई का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग देखे थे कि जब प्राइस और डिमांड के रिलेशन था वो इन्वर्स हो रहा था, और मैंने बताया था कि जब डिमांड का इन्वर्स है तो उसका अपोजिट क्या होता है, सप्लाई का होता है। तो सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन हमारा विपरीत नहीं, दोनों भी नहीं होगा, यही ऑप्शन बी जो है हमारा ये सही है, ठीक है, प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट। यदि आम की कीमत 40 रुपए से बढ़ के 80 हो जाए, ठीक है, 40 रुपए से बढ़ा रहा है और कितना कर रहा है, 80 रुपए कर रहा है, तो सामान्यतः जो सप्लाई होगी अब वो घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, या फिर समाप्त हो जाएगी। इस जो क्वेश्चन का आज पूछ रहा है, ये जब हम क्लास में बता रहे थे इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताए थे, बहुत लोगों को वो एग्जाम्पल याद भी होगा, फटाक से आंसर कर सकते हैं। हमने एक फार्मर का एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पे वही उससे भी रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आम भी आ गया। हमने ये कहा था कि जैसे किसी वस्तु की जब प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है। अगर फार्मर 20 रुपये के जी टमाटर का सेल कर रहा है और उसकी प्राइस बढ़ गई 40 रुपये, तो उसको जो 20 रुपये का अलग से जो बेनिफिट में जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे वो क्या होगा, उससे वो प्रभावित होगा और अपनी सप्लाई और बढ़ाएगा और खेती करेगा, उसमें और
क्या कहेंगे कि अच्छे उर्वरक के यूज करके प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट अब ज्यादा मिल रही है, तो जितना ज्यादा मार्केट में वो सप्लाई लाएगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगी। तो यहाँ पे अगर आम की कीमत 40 से बढ़ के 80 रुपये हो रही है, तो जो पूर्ति है वो भी बढ़ेगी, ना कि घटेगी। समान नहीं रहेगा और समाप्त भी नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। अब इसका रीजन पूछ रहा है कि जब हम लोग कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसका आंसर भी दे दिया है। क्या क्या कि लाभ में वृद्धि होती है, प्रॉफिट बढ़ता है। 20 और 40 से बताया था, तो जैसे 20 से 40 हुआ तो जो 20 रुपए के बेनिफिट उसको मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रही है, वही इसका मेन रीजन होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो गया बी, कि हमको लाभ में वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण कीमत बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कारण है जो कीमत बढ़ने पे पूर्ति में वृद्धि करता है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। उत्पादन में कमी नहीं, तकनीकी का समाप्त होना बिल्कुल नहीं, उपभोक्ताओं की संख्या घटना नहीं। जब नई फर्में बाजार में प्रवेश करेंगी तो क्या होगा कि पूर्ति में वृद्धि करेगा। यहाँ पे नई फर्में क्या होंगी, ये बाजार में प्रवेश करने लगेंगी, तो इससे कीमत बढ़ने पे पूर्ति में वृद्धि करेगा। अभी बताया कि जब वो किसान 20 से 40 रुपए में बेच रहा है, तो जो उसका रिलेटिव है वो कहेगा कि यार ये तो बड़ा प्रॉफिट कमाने लगा, इसके पास बड़े पैसे आने लगे, इसने तो खेत भी खरीद लिया, अच्छे 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 कपड़े भी पहन रहा है, घर भी बनाने लगा। तो अब क्या होगा कि उसके जो रिलेटिव होंगे वो भी अब टमाटर का प्रोडक्शन करने लगेंगे। इससे कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब नए नए लोगों भी बाजार में आने लगेंगे। जो ई रिक्शा चलाता था उसके रिलेटिव, वो भी टमाटर का खेती करके बाजार में आने लगे बेचने के लिए। तो इसका हुआ कि नई फर्मों का बाजार में प्रवेश होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ी, और सप्लाई बढ़ने से उसको क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि नई फर्मों का बाजार में प्रवेश से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस सप्लाई फंक्शन में एन का फिर से आ गया प्रतीक भाई। फिर से प्रतीक साहब आ गए। चलिए फटाफट करते हैं इनको। ये नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, ठीक है प्रतीक साहब। यदि उत्पादन तकनीकी में सुधार हो जाए तो समानता, ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसमें हम अगर सुधार कर लेते हैं, ठीक है, तो समानता क्या होगा, पूर्ति घटेगी, पूर्ति बढ़ेगी, मांग घटेगी, कीमत निश्चित हो जाएगी। तो यहाँ पे उत्पादन की बात कर रहा है और तकनीक की बात कर रहा है। तो जब हम तकनीक किसी भी चीज का सही करते हैं, ठीक है, तकनीक जब हम किसी भी चीज का सही करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या देखते हैं कि सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, जब उत्पादन की तकनीक यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि सप्लाई ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन का टेक्निक था उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिए, उसको और नए नए चीजों से जोड़ दिए, और उसको जो डिमांड थी, जो टाइम के साथ उसका था, उसको हम अपडेट कर दिए। तो क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा करने लगेंगे हम। 39 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्ति का निर्धारक है। यहाँ पे निर्धारक पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे निर्धारक पूछ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सप्लाई से पूछ रहे हैं।
गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इनपुट प्राइस, उपयुक्त सभी। अब जब हम फैक्टर देख रहे थे, डिटर्मिनेंट देख रहे थे इसका पूर्ति का, तो हमने इसमें देखा था टेक्नोलॉजी तो होगा नहीं, ठीक है, कैसा नहीं होगा, सॉरी आप सप्लाई की बात करें, तो सप्लाई में टेक्नोलॉजी भी अभी हमने पढ़ना था इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे कि जब टेक्निक में सुधार करेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, तो टेक्नोलॉजी भी होगा, इनपुट प्राइस भी होगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होगी, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा, ये सारे होंगे, ये भी ये भी ये भी, चारों ऑप्शन सही है, को भी उड़ा दिए फटाक। अब आते हैं हम लोग 48 क्वेश्चन पर। सेटेरिस पेरिबस का अर्थ है, बहुत लेट आया है क्वेश्चन, सभी परिस्थितियां बदलती रहे, केवल कीमत स्थिर रहे, अन्य सभी बातें समान रहे, केवल आय स्थिर रहे। किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप लोग? सभी परिस्थितियां बदलती रहे, नहीं, बड़ा वाला नो, केवल कीमत स्थिर रहे, केवल फिर आ गया तो ये भी नो, केवल आय स्थिर है, ये भी नो, अन्य सभी बातें जब समान रहती हैं तब जिसको लेकर हमको बोलना होता है वो वर्ड बोल देते हैं और इसको कहते हैं सेटेरिस पेरिबस। अन्य सभी बातें समान रहें तब ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। इसके साथ जाएंगे आप लोग, ऑप्शन सी सही है। आगे आप लोग का असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, जो इस बार से आप लोग को ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं असर्शन रीजन, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हैं। असर्शन कह रहे हैं कि बाजार मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध है, ठीक है, जो मार्केट डिमांड है और जो वस्तु की गुड्स की प्राइस है वो विपरीत संबंध होता है, ठीक है, कीमत बढ़ने पर समानता घट मांग घट जाती है, चलिए ये भी सही है। इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। ये तो सही बोल रहा है कि जब मार्केट डिमांड और वस्तु की कीमत में विपरीत, मतलब इनवर्स, ठीक है, इन, ठीक है, ये इनवर्स, तो ये तो सही कह रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, विपरीत संबंध है, तो ये असर्शन सही लग रहा है। रीजन देखिए, कीमत बढ़ने पर यानी प्राइस बढ़ रही है तो समानता मांग घट जाती है, डिमांड घट गई, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप हो गया दोनों में, तो ये तो सही है। क्या असर्शन देखिएगा, ऑप्शन ये देखिए, असर्शन एवं रीजन दोनों सही है, ठीक है, ठीक है, रीजन असर्शन का सही व्याख्या करता है, तो व्याख्या कर रहे हैं भाई, सही बिल्कुल कर रहा है। यहाँ बता रहे हैं कि हाँ भाई प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, और इसी को ये बता रहा है कि बाजार मांग में वस्तु की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध है, तो ये ऑप्शन जो ये है वो सही होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एक सही हो गया तो ये सारे ऑप्शन तो गलत होने ही होने हैं। अब कह रहे हैं 42 क्वेश्चन में कि सभी गिफन वस्तुएं हीन वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और सभी हीन वस्तुएं गिफन वस्तुएं होती हैं, नहीं। अब इसमें से एक तो गलत है, अब वो एक कौन सा होगा वो आप लोग इस आंसर के माध्यम से हमको बताएं, जो भी ऑप्शन दिया गया। जब हम कह रहे हैं कि सभी गिफन वस्तुएं हीन वस्तुएं होती हैं, तो ये वाली पॉइंट सही है कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, ठीक है, बट ऑल इंफीरियर गुड्स इज नॉट ए गिवन गुड्स, ये वाला जो ऑप्शन है रीजन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे अब देखें, दोनों तो सही होगा नहीं, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, इसमें भी बी में भी दिया है कि दोनों सही है, तो भी ये भी गलत हो गया ऑप्शन डी। अब सी और डी में देखते हैं, हमने क्या किया था, असर्शन हमारा सही था, चलिए भाई ये सही है, यहाँ पे असर्शन गलत है, तो ये ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी है वो सही हो गया, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, ये हमारा सही हो गया, ठीक है, ये हमारा सही हो गया।
किसके साथ गए हैं? ऑप्शन सी के साथ गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 43 क्वेश्चन कह रहा है, 43वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पे दूसरी वस्तु की मांग घट सकती है। ठीक है, पूरक वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फटाफट फटाफट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम स्पीड में आंसर करिए। पूरक वस्तुएं, एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है। अभी हम लोगों ने कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया, तो ये कहने का तात्पर्य है कि अगर कार का प्राइस बढ़ जाए तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड का। लेकिन जो पेट्रोल है उस वस्तु की भी मांग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कार के माध्यम से पेट्रोल का कंजम्पशन होने वाला है। अगर कार ही नहीं रही, कार ही नहीं हम परचेज करेंगे तो पेट्रोल कौन परचेज, उसकी भी डिमांड कम होगी। तो ये तो एसर्शन एकदम बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि पूरक वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है। बिल्कुल जी सही, साथ साथ ये किया जाता है। कार पेट्रोल का यूज साथ साथ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखें, रीजन भी सही लग रहा है, एसर्शन भी सही है, लग क्या रहा है? सही है। एसर्शन एवं रीजन दोनों सही है। रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। ए इज द राइट आंसर। कितने लोग का राइट हुआ? सही है, सही है, ठीक है, ठीक जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग में गति केवल वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होती है। रीजन कह रहा है कि इस स्थिति में अन्य सभी कारक स्थिर माने जाते हैं। जो मूवमेंट इन डिमांड हो रही है वस्तु की प्राइस, प्राइस से होती है। इस स्थिति में अन्य सभी वस्तुएं इस कारक स्थिर माने जाते हैं, मतलब सेटरेस प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर करिए इसमें। बिल्कुल सही होगा तो आंसर फर्स्ट ही होगा, ए ही होगा। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट इन डिमांड हो रहा था वो प्राइस की वजह से हो रहा है। इसमें जब चेंज हो रहा है, और इस स्थिति में क्या होगा, जब प्राइस में चेंज हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? बाकी सारे तो कांस्टेंट हो गए होंगे। तो इसलिए एसर्शन एवं रीजन सही है, और जो एसर्शन है वो रीजन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसर्शन ए मांग में स्थानांतरण आय, रुचि या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से होता है। रीजन है इसमें वस्तुओं की अपनी कीमत स्थिर रहती है। जो मांग में स्थानांतरण है, मूवमेंट है, वो आय, रुचि, संबंधी वस्तुओं की कीमत, प्राइस यहाँ पे आ गया ना, प्राइस। बस ये देखो, प्राइस से, प्राइस में परिवर्तन से होता है, सही बात है। इसमें वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है, वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है। ठीक है, तो इसमें किसके साथ जाएंगे आप लोग? ठीक है, ये जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट इन जो डिमांड हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है कि आय, रुचि या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से होता है। और इसमें रीजन कह रहा है कि इसमें वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को स्थिर कर दिया। ठीक है, प्राइस स्टेबल है, बाकी सारी चीजें क्या हो रही है? इनकम और रुचि से संबंधित वस्तुओं की में चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी कीमत उससे संबंधित जो वस्तु है उसमें चेंज हो रही है। और इसमें जो वस्तु है
जो मेन वस्तु उसकी अपनी कीमत फिक्स है, सही है, ठीक है। ये असर्शन और रीजन दोनों सही है, क्योंकि रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। शिफ्टिंग का क्वेश्चन है ये, शिफ्ट इन डिमांड में। पूर्ति के नियम के अनुसार कह रहा है कि पूर्ति के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पे पूर्ति बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है, ये लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। चलिए सही है। अधिक कीमत पर उत्पादों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, अभी हम लोग देखे थे क्वेश्चन में। तो ये ए एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देख लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब पूर्ति का नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो जब बढ़ रही है उसमें प्राइस, तो सप्लाई भी बढ़ रही है, सही बात है। और जब प्राइस अधिक होगी तो जो उत्पादक होंगे उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगी। टमाटर 20 से 40 गया, जो टमाटर बेचने वाला होगा उसको प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा होगी। तो ये दोनों सही है। कह रहा है कि तकनीक में सुधार होने से समानता पूर्ति बढ़ती है। ये भी एक क्वेश्चन हम लोग देखा था लास्ट में, तो सही है, ठीक है। टेक्निक में सुधार के तो हम लोग सप्लाई बढ़ा। तकनीक सुधार से उत्पादन लागत कम हो सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है। जी बिल्कुल सही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब टेक्निक हम लोग सुधार कर रहे हैं तो जो लागत होगी है, जो कास्ट लग रहा है, प्रोडक्शन कास्ट, वो कम हो सकता है, बिल्कुल कम हो जाए, सुधार कर रहे हैं। और उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये भी यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सही है और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि जब किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जो हमारा टेक्निक्स रहते हैं, जो प्रोडक्शन का टेक्निक्स है, जब उसमें हम सुधार करते हैं तो क्या होता है कि सप्लाई बढ़ती है। और जब उसमें सुधार होता है तो जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, जो लागत लगती है, वो क्या होता है, वो कम होता है। तो इससे प्रोडक्शन और बढ़ती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है कि सप्लाई फंक्शन में गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक निर्धारण है। जी, हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी को भी देख रहे थे कि ये एक फैक्टर है जो निर्धारक के रूप में काम करता है। कर, टैक्स एवं सब्सिडी पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि असर्शन एवं रीजन दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। और एसेशन की सही व्याख्या करता है। बी एसेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एसेशन की सही व्याख्या नहीं करता है। हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, टैक्स एंड सब्सिडी उसमें कुछ देती है, तो यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जब हम लोग टैक्स और सब्सिडी वाले क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जब उसमें वो सब्सिडी देता है या फिर टैक्स लगाता है, तो वो सप्लाई को चेंज करता है। तो इसमें ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। ये ऑप्शन ए सही है, एसेशन एवं रीजन दोनों सही है, एवं जो रीजन है वो एसेशन का सही व्याख्या कर रहा है। अब आते हैं 49th। कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से समानतः बाजार मांग बढ़ती है। ठीक है भाई, जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो क्या हो रहा है, जो मार्केट डिमांड है वो बढ़ रहा है। हम लोग इसका अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, कॉलोनी वाला एग्जांपल मैंने दिया था। जैसे कॉलोनीज में लोग बढ़ेंगे, जो ग्रोसरी शॉप पे, वहां पे उसका डिमांड बढ़ता चलेगा। तो एसर्शन ठीक है भाई, जनसंख्या बढ़ने से समानतः बाजार मांग बढ़ रही है। अब कह रहे हैं रीजन कि अधिक उपभोक्ताओं के कारण वस्तुओं की कुल मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब अधिक उपभोक्ता होंगे तो वस्तु की मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये 49 भी सही है, 49 कह रहे हैं, ये रीजन भी सही है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों सही असर्शन रीजन का जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कराने का मतलब यही था कि आप लोग को इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, जिससे जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो ये आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चन न लगे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई में कीमत यानी प्राइस और पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जब लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग प्राइस और सप्लाई ये दोनों प्रत्यक्ष संबंध, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी ये कहें कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, यानी प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ रही है। प्राइस
कम होने से सप्लाई भी कम हो रही है, तो इसका डायरेक्ट है रिलेशनशिप। रीजन क्या कह रहा है कि अन्य सभी परिस्थितियां समान सेटेरिस पेरिबस मानी जाती हैं। बिल्कुल, जब अन्य वस्तु परिस्थितियों को हम लोग समान मानते हैं तब हम ये कहते हैं कि पूर्ति और सप्लाई के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी प्राइस बढ़ने से कीमत प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटने से सप्लाई कम होगी। क्यों? कब? जब अन्य सभी परिस्थितियों को समान रखें तब। तो ये रीजन सही कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी कह रहा है कि असर्शन से ये रीजन गलत है। नहीं, रीजन भी हमारा सही था। ऑप्शन डी रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो स्टूडेंट आज की हमारी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन किया और लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन थे जो आप लोग को रिकॉल कराए। वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन था, ये आप लोगों की प्रैक्टिस हुई और इससे जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया था, उसकी आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।